अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुबह सुबह मैं अभी न्यूज़ देख रहा था कि फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में एक अजीब व गरीब फ़ीवर बुखार जो है वो वायरल हो चुका है और उस बुखार की वजह से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की अभी तक जानें जा चुकी है और अतराफ़ के 13 ज़िलों में वो बुखार फैल चुका है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है जो अभी बताया गया वो ये कि गंदगी, पानी कहीं पे भी भरा हुआ है, नालियाँ भर गई है, रोडों रास्तों पे पानी है, कीचड़ है। इस वजह से जो है ये सारे प्रॉब्लम्स और ये सारे मसले मसाइल जो है पैदा हो रही हैं। चलिए आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और आप जो फ़िरोज़ाबाद से शुरू हुआ बुखार अतराफ़ के 13 ज़िलों में फैला है, 13 से और फैलेगा। हो सकता है यूपी से बाहर निकले, उसके पड़ोस के स्टेट्स, और हो सकता है कि पूरे देश में जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है इसी तरह से ये जो वायरल फ़ीवर है ये ना फैल जाए। इससे बचने के लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ वो ये है साफ़ सफाई का ख्याल रखना। सबसे बड़ी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ जो साफ़ सफाई है वो ये कि अगर आपके महल्ले में, आपके बस्ती में कचरे पड़े हुए हैं, कहीं पे भी गली मोहल्लों के अंदर जो कचरों के ढेर होते हैं, सबसे पहली फुर्सत में उनके सफाई का आप इंतज़ाम कीजिए। आपके जो एरिया कॉरपोरेटर हैं, आपके जो एरिए के एमएलए एमपी साहब है, कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, आप रिक्वेस्ट दो, दरख्वास्त दो, वो कचरे साफ़ करने लगाओ। इसलिए कि फ़िरोज़ाबाद के अंदर इस बुखार का बुनियादी रीज़न कचरा और रोडों रास्तों पे फैला हुआ पानी है। आपके एरिया में गटर पूरी तरह से भर गए हैं, नालियाँ पूरी तरह से भर गई है, उनके सफाई का इंतज़ाम करो। देखो आज का जो ज़माना है ना, उसमें तो गटर नज़र भी नहीं आना चाहिए। जो अंडरग्राउंड वाले गटर है तकरीबन शहरों में तो वो हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो आपका ड्रेनेज का पानी है वो किधर आता है किधर जाता है ये पता भी नहीं चलता। अगर आपके एरिया में अभी तक ये चीज़ें नहीं बनी हुई है तो ये आपके एरिया के कॉरपोरेटर का फॉल्ट है। मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। भारत में मुसलमान ये कहते हैं, बहुत से मुसलमान बोले जब इस्लामी हुकूमत आएंगी ना तो पूरे दुनिया के निज़ाम जो है वो बदल जाएगा और शरीयत का जो कानून है और कुरान का और हदीस का कानून आने के बाद में फिर बोले हमारे सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे और फिर अल्लाह का निज़ाम चलेगा। देखो ये जो है ना एक ख्वाब है, ये ख्वाब, ये सिर्फ वो लोग जो खाली इमेजिनेशन की लाइफ जीते हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ और एक होती है मैजिकल लाइफ। जो लोग सपनों की दुनिया में जीने वाले हैं वो लोग इसी तरह के खाली सपने देखते रहते हैं, क्योंकि अब मैं उनको ग्राउंड रियलिटी पे लेके आने वाला हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम मुसलमान दुनिया में इस्लामी हुकूमत तो दूर की बात है, अगर महल्ले के कॉरपोरेटर है ना तो महल्ला भी हम सही से नहीं संभाल सकते। ऐसे भी आपको शहर मिल जाएंगे जहाँ के कॉरपोरेटर मुसलमान हैं, नगर अध्यक्ष मुसलमान हैं, जहाँ पे जो है एमएलए मुसलमान हैं, एमपी साहब मुसलमान हैं, ऐसे भी मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा गिलाज़त और सबसे ज़्यादा गंदगी आपको उन्हीं महल्लों के अंदर मिलेगी। तो भाई तुमको अल्लाह ताला ने एक महल्ले का जब बादशाह बना दिया हुआ है, ज़िम्मेदार बनाया हुआ है, पहले महल्ले में तो करके बताओ ना तुम। एक मुसलमान जो है किस तरीक़े से निज़ाम चला सकता है, दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करने का सोच रहे, पहले अपने महल्ले को संभालो, पहले अपने महल्ले को पहले बताओ दुनिया को एक मुसलमान कॉरपोरेटर कैसे होता है और वो कैसे निज़ाम चलाता है। अब मुझे पता है कि कुछ बस्तियों में, शहरों में मेरे भी सफ़र हुए हैं जहाँ पे मुसलमान कॉरपोरेटर 10 साल से, 15 साल से, 20-20 साल से है, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो मस्जिद के बाजू में ही पूरे महल्ले का कचरा आके डाला जा रहा है, डुक्करों की आवाज़ आ रही है और मस्जिद में इमाम साहब क़िरात भी पढ़ रहे हैं। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद में क़िरात हो रही है और बाहर जो है कूं कूं कूं, पूरे ऐसे फ़ौज क्या फ़ौज जमघटे जमे हुए हैं और इतनी ख़तरनाक गंदी और गलीज़ बदबू आ रही है कि वहाँ आप मस्जिद में खड़े नहीं रह सकते। मैं बोला भाई इमाम साहब का इन्ना लिल्लाह कब ख़त्म होता क्या मालूम, खड़े ही नहीं रह सकते आप, चक्कर आके गिर जाना एक आधे आदमी को। और ऐसा हुआ है, मेरे दोस्त हैं
दोस्त बोले तो दूर से रिश्तेदार भी है वो। उन्होंने ख़ुद मुझे अपना वाक़या सुनाए। बोले मौलाना हमारी दुख्तर को एक शादी के फंक्शन के अंदर एक बड़े शहर के लोगों ने, जैसे बम्बई है, वहाँ के लोगों ने वो बच्ची को देखे। लड़का क्या करता है, लड़का एयरलाइंस कंपनी में जॉब करता है, माशाल्लाह सैलरी पैकेज 2.5 लाख रुपये महीना है, क्या बात है। और लड़के की जो वालिदा थी, उन्होंने वो शादी में वो लड़की को देख ली। बोले अरे ये किसकी बेटी है, फलाने साहब की। उसकी वालिदा से मिले। अब बम्बई के वो लोग ज़रा ब्रॉड माइंडेड रहते, फ़ौरन बातचीत कर लेते। फ़ौरन उसकी वालिदा उनसे मिली, ये बेटी आपकी है? बोले हाँ। देखो बोले हमको एक लौता एक लड़का है, हम अपने लड़के के लिए एक लड़की तलाश कर रहे हैं और ये लड़की हमको पसंद आ गई, हम चाहते हैं ये लड़की करे। हमको उसके एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमको उसकी तालीम से कुछ नहीं, बस लड़की मैंने एक नज़र देख ली, बस वो मेरे दिल में उतर गई, मेरे बेटे के लिए मुझे यही लड़की करना है। लड़की की वालिदा कहने लगी देखो हम गरीब लोग हैं और हम फलाने शहर के रहने वाले। अरे तुम गरीब रहो कुछ भी रहो, तुमको पैसे कौन मांग रहा? बोले अल्लाह ने हमको किसी चीज़ की कमी नहीं की, हमको बस बच्ची अच्छी चाहिए, बस बच्ची हमारे बच्चे के लिए पसंद आ गई, कोई मसला नहीं है। बोले वो कुछ नहीं, हम ही तुम्हारी शादी करके देंगे, सब करके देंगे, कोई मसला नहीं उसका, लेकिन हमको जो है तुम्हारा रिश्ता पसंद है। अब लड़के वालों ने यानी लड़के की वालिदा ने एक ही नज़र लड़की को देख ली तो अपने बेटे के लिए उसका सिलेक्शन कर दी। और फ़ौरन लड़की की जो वालिदा थी उसने उनके वालिद को फ़ोन लगाई। अरे बोले ऐसा ऐसा रिश्ता बेटी को यहीं आ गया शादी के फंक्शन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खुश हो गए। और फिर जो है लड़की और लड़के के वालिद एक दूसरे से मिले, वहीं पे उनकी बातचीत भी हो गई उसी फंक्शन में, और उन्होंने उनको अपने शहर में आने की दावत दे दी है। बोले देखो भाई आप तो बम्बई में रहते, बम्बई तो बड़ा शहर है, कोई मसला नहीं है, हमको आप पे भरोसा, आप पे एतमाद, हमको सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप हमारे शहर में आइए, हमारा भी घर वगैरह एक बार देख लीजिए। अब वो बम्बई के लोग हैं, वो बम्बई के रहने वाले। अब बम्बई से जो है वो निकले, जो गाड़ियाँ होती है बम्बई के अंदर, जो बड़ी बड़ी भारी गाड़ियाँ चलती है, वैसी किसी गाड़ी के अंदर पूरी फैमिली के साथ में वो निकले उस शहर के लिए। आए उस शहर में। अब जैसे ही शहर के बाहर आए तो लड़के के वालिद साहब उनको रिसीव करने पहले ही शहर के बाहर पहुंच गए थे। लड़की के वालिद साहब चलिए बोले हमारे साथ में। अब उनकी गाड़ी चल रही है आगे आगे, पीछे पीछे ये चल रहे हैं आगे। अब शहर से बाहर से ही इन्होंने जो है, अभी तक हाईवे पे थे, जैसे ही शहर के अंदर एंट्री किए, एंट्री करते ही इन्होंने देखे कि ऐसे बड़े बड़े गटर बह रहे हैं। गटर, एक पैसा पूरा पानी गटरों का रोडों पे बह रहा है। और जो है उसके बाद में गाड़ी इनकी जब वो गटरों में से चलने लगी तो एकदम से सामने से सूअरों का झुंड आ गया। एक सूअरनी है और उसके पीछे 4-5 डजन उसके बच्चे चल रहे हैं। स्टॉप स्टॉप, ट्रैफिक ऑफिसर की गाड़ी जा रही है। बोले सामने से स्टॉप, रोक दो आपकी गाड़ी। अब उन्होंने गाड़ी रोके तो देखे वो सूअरनी अपने पूरे झुंड के साथ में रोड के बीच में आई हुई है। फिर थोड़ी देर रुक के फिर वो आगे निकली। उसके बाद इन्होंने गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाए तो नालियों का जो पूरा पानी रोड पे आया हुआ है, बदबू, गंदगी, गिलाजत। अब वो जो लड़के की वालिदा थी जिन्होंने एक ही नज़र में लड़की को देख लिया था, वो बदबू और गिलाजत की वजह से उनको 2-4 उल्टियाँ हो गए गाड़ी के अंदर ही। उल्टियाँ वगैरह होने के बाद पहले तो उनको थोड़ा सा ये करना पड़ा, साथ में पानी के बोतल वगैरह थे, उनको पानी वानी पिलाने के बाद में जब वो वहाँ से और थोड़ा आगे बढ़े, फिर उन्होंने जो है पूरा रास्ता, गंदगी, धूल उड़ रही है और जो है पूरी गिलाजत, पूरे रास्ते से जो गिलाजत, कचरों के ऐसे ढेर लगे हुए हैं, वो सब उन्होंने जब देखे। और लड़की के वालिद साहब के जब घर पे पहुँचे तो देखे माशाल्लाह इन्होंने तो बेहतरीन इंतज़ाम वगैरह किए हुए थे। पहले तो लड़के की वालिदा को जो है थोड़ा सा आराम कराना पड़ा उनको। अब वो आराम उनका हो गया। वो आराम होने के बाद में जो लड़के की वालिदा फिर होश में आई थोड़ी देर, क्योंकि बम्बई के है ना भाई, वो बम्बई के रहने वाले, बम्बई के लोग नाजुक रहते बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने कभी ज़िंदगी में इस तरह से जो है ऐसी इतनी बड़ी सूअरनी और उसके पीछे 10-12 डजन बच्चों का झुंड कभी देखा हुआ नहीं था। इस तरीके से कचरों के ढिगार ऐसे रोड पे, रास्ते पे इस तरह से जो है उसके बीच में से, और वो गटरों का पूरा पानी इस तरह से जो है घरों के अंदर तक, यानी रोड और रास्तों के ऊपर, और धूल उड़ रही है इस तरह से। ये सब जो उन्होंने देखने के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई वहाँ पे। और वो तबीयत बिगड़ने की वजह से जब वो होश में आ गए थोड़ी देर के बाद, पानी वानी ये वो किए,
तो उन्होंने पहले ही उनको साफ तौर पे बोल दिए लड़की के वालिद साहब को, देखो बोले तुम्हारी बेटी को मैंने एक नज़र देखी, मुझे पसंद आ गई, हमको तुम्हारे गरीबी से किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो हमने इतना सफ़र तय किया आपके हाईवे से लेके आपके घर तक का, उतने में ही 4-5 उल्टियाँ हो गए, चक्कर आ गए, बीपी हाई हो गया और डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई, तो अब मुश्किल है बोले अपना रिश्ता होना, क्योंकि बाद में हमको बार बार आना है इस शहर के अंदर, हमारे बेटे को बार बार आना है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के माजरत करते, हमने आपसे वादा की और हमने आपको तकलीफ़ दी है, बस इसके लिए हम माजरत चाहते आपसे, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। वापस चले गए वो लोग, जो बम्बई से आए हुए लोग थे वो बेचारे वापस गए, सिर्फ़ और सिर्फ उस बस्ती की गंदगी, वहाँ के डुक्कर, वहाँ के सूअर, वहाँ का ड्रेनेज, वहाँ के नालियों का पानी रोडों रास्तों पे बहता हुआ देख के, और कचरों के ढेर 6-6 महीने से उठाए हुए नहीं हैं, ये सब उन्होंने देखे, रिश्ता कैंसिल किए उन्होंने, बोले भाई हम सिर्फ ये बस्ती की गंदगी और गिलाजत की वजह से नहीं रिश्ता कर सकते। तो मेन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस्लाम की पूरी दुनिया में कायम हो, लेकिन जो एरिया के हम कॉरपोरेटर है, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 कॉरपोरेटर मुसलमान हैं जिन शहरों के अंदर, अगर वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ की नालियाँ ढंग से बनी हुई नहीं हैं, रोड रास्ते ढंग से बने हुए नहीं, अच्छा ये सब चोरी और ख़ियानत है। मैं आपको ये भी बता दूँ साथ में, हमारे भारत का सिस्टम ऐसे काम करता है, हर एमपी को सालाना कम से कम 25 से 40 करोड़ रुपये उसके अपने पूरे ज़िले के डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं। ऐसे ही हर एमएलए को 20 से 30 करोड़ रुपये जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने तालुके को डेवलप करने के लिए देती है, और ऐसे ही जो नगर सेवक होता है उसको 4 से 5 करोड़ रुपये उसके अपने शहर के नगर परिषद से हर साल मिलते हैं कि तुम तुम्हारे एरिया को डेवलप करो। अब मुझे आप बताओ, वो 4 से 5 करोड़ रुपये जो आ रहे हैं उसका हिसाब कौन मांगेगा उसको? आप उसको वोट देते हो हर साल, क्या कभी आपने जाके उसको पूछे कि भाई कॉरपोरेशन से या नगर परिषद से आपको 5 करोड़ का जो बजट आया आपने कहाँ पे खर्चा किए? पूछे क्या आपने कभी उससे? पूछो ना उसको जाके, भाई उसमें नालियाँ कितनी बनाए, रोड कितने बनाए, रास्ते कितने बनाए, सड़कें कितनी बनाए आपने उसके अंदर। अब आप बोलेंगे यार फिर वो पैसे कहाँ जाते? मैं आपको बताता हूँ ना वो पैसे कहाँ जाते हैं। तो एक कमरे में बैठकर एक रोड का नक्शा भी बन जाता है, नालियों का नक्शा भी बन जाता है, वो नक्शा जो है सैंक्शन भी हो जाता है और उसकी तस्वीरें भी कंप्यूटर से बन जाती है, वो सब कुछ सबमिट भी हो जाते हैं, उसके पैसे भी आ जाते हैं, और ये जितनी पूरी टीम रहती है माशाल्लाह बराबर से उनके दरमियान में जो है सब तकसीम भी हो जाता है। और आप वही डुक्करों के बीच में, वही सुअरों के बीच में, वही नालियों का पानी आपके रोडों पे, रास्तों पे सब चारों तरफ से बह रहा है, और आप जो है वहीं पे ज़िंदगी गुजार के फिर अगले इलेक्शन में उसी कॉरपोरेटर को ये उम्मीद में वोट दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अपना आदमी है वो, अपना आदमी है वो, भले तुमको डुक्करों के बीच में रखो, उसने तुमको पसंद है वो सब। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जो फिरोज़ाबाद के अंदर बुखार फैला है उसका सिर्फ यही रीज़न है। क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई, मुझे आप बताओ। क्यों जगह जगह पे कचरों के ढेर लगे हुए हैं? क्यों डुक्करों के झुंड के झुंड हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में है? क्यों अभी तक रोड रास्ते हमारे यहाँ पे नहीं बने हुए हैं? मेरे एक रिश्तेदार एक शहर के अंदर एक कॉलोनी में रहते हैं, इत्तेफाक से मुझे नहीं मालूम था उनका घर वहाँ पे है बोल के, मैं तो समझता था गांव में ही रहते, क्या मालूम। एक दिन मैं नमाज में मेरी उनकी एक मस्जिद में मुलाकात हो गई। तो मुलाकात के बाद में उन्होंने मुझे बोला, अरे नहीं नहीं तुमको चलना पड़ेगा, घर पे चलना ही पड़ेगा, घर पे चलना ही। मैं बोला यार मैं दूसरे काम से आया हूँ, मैं इसीलिए जो है ना लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं करता, क्योंकि मेरे ऑफिशियल जो काम रहते वो रह जाते। मैं बोला मैं दूसरे काम से आया और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फिर कल जो है दूसरा फ़ौरन मुझे पहुंचना है। नहीं 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 चलना पड़ेगा। अब मैं बोला यार अब रिश्तेदार है तो चूँकि अब चलो, मैं बोला अब क्या करते, अब ना बोल ही नहीं सकते उनको। गए हम उनके साथ में, अब जा रहे हैं तो वो बाइक जो है जिसके ऊपर उन्होंने मुझे लेकर गए, थोड़े दूर पे हम गए, रोड था अच्छा, रोड से फिर जो है अंदर के रास्ते में गए तो वहाँ पूरे फतरे ज़मीन से ऐसे निकले हुए, कीचड़ पूरा ऐसा दलदल बना हुआ। वहाँ पे उन्होंने मुझे बोले बस अब आप उतर जाओ बोले। मैं बोला उतर जाओ?
फिर अब ये क्या कश्ती से दलदल पार करने का है? नहीं नहीं नहीं, बोले ये जो फतरे दिख रहे ना ऊपर, ऐसे ऊपर निकले हुए, यहाँ एक पैर रखने का, वहाँ एक पैर रखने का, वहाँ पे एक पैर रखने का। मैंने इस तरीके से यहाँ एक पैर, वहाँ एक पैर, वहाँ एक पैर रख के वो पूरा दलदल क्रॉस किया, जब तक उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है वो दलदल में से वो उधर के कोने तक निकाले। तो मैंने उनको बोला, मैं बोला भाई ये एरिया में तुमने घर लिए, क्या हिसाब से लिए? ना रोड है, ना रास्ते है, ना नालियाँ हैं, पूरा पानी जो है पूरे दलदल बन गए हुए हैं पानी जमा होके। बोले मैंने कब लिए हुआ है ये घर? मैं बोला कब लिए हुए हैं? अरे बोले भाई ये कुछ मैंने आज नहीं लिया, जुम्मा 8 दिन नहीं हो रहे मुझे आज 15 से 20 साल हो गए बोले यहाँ पे ये घर लेके। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये एरिया में 20 साल से कॉरपोरेटर भी मुसलमान हैं, एरिया भी पूरा मुसलमानों का है। 20 सालों में किसी को तौफीक नहीं मिली यहाँ पे कोई रोड रास्ता बना सको। 20 सालों से आप मुझे बताइए, 20 सालों से वो एरिया आबाद हो चुका है और 20 सालों में वहाँ पे रोड नहीं बने, रास्ते नहीं बने, अभी भी नालियों का पानी पूरा जो है चारों तरफ जमा हो रहा है। अफसोस की बात है ये। मुझे आप बताइए, मेरा सवाल है आप लोगों से, भाई 5 साल के बाद, 10 साल के बाद तो कम से कम बनना चाहिए, 20-20 साल। और मैंने खुद मेरी आंखों से देखा वहाँ पे जो घर लोगों ने बनाए हुए थे वो ऐसे दबक गए ज़मीन के अंदर, ऐसे पूरे, यानी उनका दरवाज़ा ज़मीन लेवल को आ गया तो घर बैठ गए नीचे। लेकिन वहाँ कुछ जो है ना रोड है ना रास्ते है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, साफ़ सफाई का ख्याल रखो, साफ़ सफाई का ख्याल रखो, साफ़ सफाई का, यही ये बीमारी से बचने का सबसे बड़ा फार्मूला है। वरना जैसे फ़िरोज़ाबाद में ये बीमारी शुरू हुई और अतराफ़ के फिर 25 ज़िले और फिर होते होते 26 ज़िले होंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।